नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर इतिहास का जो पेपर है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड यानी आधुनिक विश्व का इतिहास 1453 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक, इससे संबंधित एक सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का हम लोग अध्ययन करेंगे। आपका ये मॉडल पेपर कुल 3 खंड में विभाजित है। पहला खंड अ है, दूसरा खंड ब है और तीसरा खंड स है। एक एक करके हम लोग तीनों खंडों का अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला खंड अ है। इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 50-50 शब्द में यहाँ पर देना है। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है गौरवशाली क्रांति। तो इंग्लैंड की जो गौरवशाली क्रांति है उसी के बारे में 50 शब्द में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि गौरवशाली क्रांति जो 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में घटी थी, वह एक इंग्लैंड की एक महान ऐतिहासिक घटना मानी जाती है, जिसे बिना रक्तपात के संपन्न होने के कारण रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यानी यह जो क्रांति थी वो बिना रक्तपात के संपन्न हुई थी, इसके कारण इसको रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा निरंकुश राजा जेम्स द्वितीय को सत्ता से हटा दिया गया था और संसद की सर्वोच्चता स्थापित कर दी गई थी। इस क्रांति ने इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र की नींव रखी और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मजबूती दी। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है पेरिस की संधि। पेरिस की संधि पर आपको 50 शब्द में टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि पेरिस की संधि ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का औपचारिक समापन किया। यानी अमेरिका में जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था वो पेरिस की संधि के माध्यम से ही समाप्त होता है। इस संधि के तहत ब्रिटेन ने अपने पूर्व 13 उपनिवेशों की स्वतंत्रता को मान्यता दी और अमेरिका को एक संप्रभु राष्ट्र स्वीकार किया। इसने उत्तरी अमेरिका में एक नई सीमाओं का निर्धारण किया, जिससे अमेरिकी विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ और वैश्विक राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हुई। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि स्टेटस जनरल। स्टेटस जनरल क्या है, 50 शब्द में इसके बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि स्टेटस जनरल फ्रांस की एक प्राचीन प्रतिनिधि सभा थी, जिसमें समाज के 3 वर्ग शामिल थे और स्टेटस जनरल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला था पादरी, दूसरा कुलीन और तीसरा जनसाधारण। जनसाधारण के लोग तीसरे स्टेटस में आते थे। 1789 में जब राजा लुई 16वां ने कर बढ़ाने के लिए इसकी बैठक बुलाई थी, तब मतदान को लेकर के विवाद हो गया था। और मतदान का जब विवाद हुआ, वोटिंग को लेकर के हुआ था, तो विवाद होने के बाद जो तीसरे स्टेटस के लोग थे, जो जनसाधारण की सभा थी, उसने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, जिससे फ्रांसीसी क्रांति का सूत्रपात हुआ। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची पर आपको 50 शब्द में यहाँ पर टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि लियोनार्डो दा विंची इटली के पुनर्जागरण काल के एक महान बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे एक कुशल चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, वैज्ञानिक भी थे और आविष्कारक भी थे। उनकी जो कृतियां हैं चित्रकला में प्रमुख रूप से मोनालिसा और द लास्ट सफर ये विश्व प्रसिद्ध हैं। कला और विज्ञान के मेल ने उन्हें यूनिवर्सल मैन बनाया, जिन्होंने मानव शरीर की रचना और इंजीनियरिंग में भी अभूतपूर्व योगदान दिया हुआ है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न है। 5वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है वर्साय की संधि। वर्साय की संधि पर आपको 50 शब्द में टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि वर्साय की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के बाद हुई थी। यानी यह संधि जो है प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद किया गया था और मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के बीच इसको किया गया था। इसमें जर्मनी को युद्ध दोषी ठहराते हुए उस पर भारी आर्थिक दंड लगाया गया, उस पर सैन्य प्रतिबंध लगाए गए। इसकी कठोर और अपमानजनक शर्तों ने जर्मनी को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया, जिसने आगे चल करके द्वितीय विश्व युद्ध का बीज बोया। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला खंड खंड ब है। इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि पुनर्जागरण की विशेषताओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए। पुनर्जागरण की कौन कौन सी विशेषताएं थी उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि पुनर्जागरण का अर्थ है फिर से जागना।
यह 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच यूरोप में आया एक ऐसा सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन था जिसने मध्यकाल के अंधकार को समाप्त कर आधुनिक युग की नींव रखी। यानी पुनर्जागरण के माध्यम से ही मध्यकाल समाप्त होता है और आधुनिक युग की नींव पड़ती है, और यह जो है एक सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन माना जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, एक एक करके इसकी विशेषताओं का अध्ययन हम लोग करेंगे। पुनर्जागरण की जो पहली विशेषता है वो है मानववाद। यानी यहाँ पर ईश्वर की प्रधानता नहीं है, व्यक्ति की प्रधानता है, मनुष्य की प्रधानता है। मनुष्य की प्रधानता को यहाँ पर स्वीकार किया गया है। पुनर्जागरण का मुख्य आधार मानववाद था। इसने परलोक के स्थान पर इस लोक के जीवन और मानव की समस्याओं को महत्व दिया। विद्वानों ने मनुष्य की गरिमा और क्षमताओं पर बल दिया। यानी पूरी तरीके से जो व्यवस्था अब तक ईश्वर पर केंद्रित होती चली आ रही थी, अब मनुष्य पर पूरी तरीके से केंद्रित हो गई। अब दूसरी विशेषता देख लेते हैं। दूसरी विशेषता है तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यानी यहाँ पर तर्क को बढ़ावा दिया गया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया। इस काल में अंधविश्वास और चर्च की रूढ़ियों को त्याग कर तर्क, प्रयोग और निरीक्षण को प्राथमिकता दी गई। कोपरनिकस और गैलीलियो जैसे वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के प्रति नई समझ जो है विकसित की। अब पुनर्जागरण की अगली विशेषता देख लेते हैं। तीसरी जो विशेषता है वो है कला और साहित्य का विकास। पुनर्जागरण के माध्यम से कला और साहित्य का विकास हुआ। कला में यथार्थवाद आया। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो जैसे कलाकारों ने मानव शरीर की बारीकियों को दर्शाया। साहित्य लैटिन के बजाय आम बोलचाल की भाषाओं जैसे इतालवी में, अंग्रेजी में लिखा जाने लगा। यानी पुनर्जागरण के माध्यम से, पुनर्जागरण के प्रभाव से कला और साहित्य का तेजी से विकास हुआ, और यह जो है स्थानीय भाषाओं में साहित्य का विकास हुआ। अब अगली विशेषता देख लेते हैं। पुनर्जागरण की जो अगली विशेषता है वो है व्यक्तिवाद। इस युग ने व्यक्तिगत उपलब्धियों और स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहित किया, जिससे समाज में नए विचारों का संचार हुआ। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे, और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि पुनर्जागरण ने न केवल कला ही बल्कि राजनीति, धर्म और विज्ञान के प्रति भी दृष्टिकोण बदलकर आधुनिक लोकतंत्र और वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर की भूमिका की विवेचना कीजिए। धर्म सुधार आंदोलन जो यूरोप में चला हुआ था, उसमें मार्टिन लूथर की क्या भूमिका थी, इसी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में मार्टिन लूथर की भूमिका क्रांतिकारी रही है। उन्होंने मध्यकालीन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाकर ईसाई जगत में एक नई चेतना जागृत की। उनकी भूमिका के मुख्य बुद्ध निम्नलिखित हैं। अब क्या भूमिका उन्होंने प्रदान की थी जो है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पहला जो बिंदु है वो है 95 थीसिस। 1517 में लूथर ने जर्मनी के बीटेनबर्ग चर्च के दरवाजे पर अपनी 95 स्थापनाएं चिपकाई, जिसमें उन्होंने चर्च द्वारा क्षमा पत्रों की बिक्री की कड़ी आलोचना की थी। ये पहला कार्य था उनका। इसके बाद उन्होंने बाइबल के महत्व को समझा। लूथर ने इस बात पर बल दिया कि मुक्ति का जो मार्ग है वो कर्मकांडों से नहीं होता है, बल्कि केवल ईश्वर में विश्वास से संभव है। उन्होंने बाइबल को जर्मन भाषा में अनुवाद किया, यानी स्थानीय भाषा में अनुवाद किया, ताकि आम जनता इसको समझ सके, जिससे आम जनता स्वयं धर्म ग्रंथ पढ़ सके और पादरियों का एक अधिकार इसमें जो है समाप्त हुआ। अगली जो भूमिका है वो है प्रोटेस्टेंटवाद का उदय। उनके विचारों ने चर्च में विभाजन पैदा कर दिया, जिससे प्रोटेस्टेंट संप्रदाय का जन्म हुआ। इसने यूरोप में धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के विचार को जन्म दिया। अगली भूमिका का बिंदु है सामाजिक प्रभाव। लूथर ने चर्च की सर्वोच्चता को चुनौती देकर राजाओं और आम जनता को मानसिक गुलामी से मुक्त किया, जिससे राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुई। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे, और निष्कर्ष में आपको लिखना होगा कि मार्टिन लूथर ने न केवल धर्म में सुधार किया, बल्कि आधुनिक यूरोप के बौद्धिक और सामाजिक ढांचे को बदलने में निर्णायक भूमिका निभाई। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि औद्योगिक क्रांति के कारण एवं प्रभाव का वर्णन कीजिए। औद्योगिक क्रांति के कौन कौन से कारण थे और कौन कौन से उससे घटने के बाद प्रभाव पैदा हुआ, इसके बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि औद्योगिक क्रांति जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन से शुरू हुई, ने मानव इतिहास के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को पूरी तरीके से बदल दिया। इसके प्रमुख कारण और प्रभाव निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम लोग कारण का अध्ययन करेंगे, फिर प्रभाव का हम लोग अध्ययन करेंगे। औद्योगिक क्रांति का जो पहला कारण है वो है वैज्ञानिक आविष्कार। इसी समय जो है भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट के द्वारा किया गया। इसके अलावा
जेनी और फ्लाइंग शटल जैसे आविष्कारों ने उत्पादन की गति को कई गुना बढ़ा दिया। तो औद्योगिक क्रांति का जो पहला कारण है वो वैज्ञानिक आविष्कार है। दूसरा जो कारण है वो है पूंजी और उपनिवेश। ब्रिटेन के पास उपनिवेशों से प्राप्त अपार धन और कच्चा माल उपलब्ध था, जिसने बड़े उद्योगों में निवेश को सुलभ बनाया। यानी जब पैसा था उनके पास में तो उन्होंने बड़े बड़े उद्योगों को खोला और जो है औद्योगिकरण आया। तीसरा जो प्रमुख कारण है वो है कोयला और लोहा। उनके यहाँ कोयला भी उपलब्ध था, उनके यहाँ लोहा भी उपलब्ध था, जिससे उन्होंने जो है प्राकृतिक संसाधन एक तरीके से उनको मिल गया। तो ब्रिटेन में प्राकृतिक रूप से कोयले और लोहे के विशाल भंडार मौजूद थे, जो मशीनों के निर्माण और उसके संचालन के लिए अनिवार्य थे, और ये उनको प्राप्त हो गया। इससे औद्योगिक क्रांति जो है आसान हो गई। अब देख लेते हैं कि औद्योगिक क्रांति के मुख्य प्रभाव क्या क्या हुए। औद्योगिक क्रांति का जो पहला प्रभाव है वो है आर्थिक परिवर्तन। घरेलू उत्पादन प्रणाली का स्थान अब जो है फैक्ट्री प्रणाली ने ले लिया, जिससे उत्पादन में भारी वृद्धि हुई और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा। दूसरा जो प्रभाव हुआ उस शहरीकरण को लेकर के है। काम की तलाश में ग्रामीण आबादी शहरों की ओर पलायन करने लगी, जिससे नए औद्योगिक नगरों का विकास हुआ। तीसरा प्रभाव सामाजिक प्रभाव है। समाज दो वर्गों में स्पष्ट रूप से बंट गया। पहला पूंजीपति वर्ग, जिसको बुर्जुआ वर्ग कहते हैं, और दूसरा श्रमिक वर्ग। इसके साथ ही बाल श्रम और श्रमिकों की दयनीय स्थिति जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हुई। इसके अलावा पर्यावरणीय जो है समस्याएं भी पैदा हुई। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे, और निष्कर्ष में आपको लिखना होगा कि औद्योगिक क्रांति ने जहां भौतिक समृद्धि और तकनीकी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, वहीं इसने पर्यावरण और सामाजिक विषमता जैसी नई चुनौतियों को भी खड़ी कर दी। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला खंड खंड 100 है। इसमें आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्द में यहाँ पर देना है। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पांचवा प्रश्न है इसमें, बिस्मार्क ने रक्त और लौह के नीति से नवीन जर्मनी का निर्माण किया। इस कथन की समीक्षा कीजिए। यानी बिस्मार्क के द्वारा जो रक्त और लौह की नीति अपनाई गई थी, इसी नीति के बारे में विस्तार से आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि बिस्मार्क द्वारा अपनाई गई रक्त और लौह की नीति आधुनिक विश्व इतिहास की सबसे प्रभावशाली कूटनीतिक और सैन्य अध्यायों में से एक है। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी का जो एकीकरण है वो भाषणों या बहुमत के प्रस्तावों से नहीं, बल्कि सैन्य शक्ति और युद्ध के माध्यम से ही संभव है। इस कथन की समीक्षा निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से की जा सकती है। जो पहला बिंदु है वो है नीति का अर्थ और उद्देश्य। यानी बिस्मार्क के द्वारा जो रक्त और लौह की नीति अपनाई गई थी, वो नीति क्या थी और उसका उद्देश्य क्या था। बिस्मार्क को पता था कि जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया और फ्रांस सबसे बड़ी बाधाएं हैं। रक्त जो है सैन्य बलिदान का प्रतीक था, और लौह जो था आधुनिक हथियारों व औद्योगिक शक्ति का प्रतीक था। उन्होंने प्रशा की सेना को सुदृढ़ किया और लोकतांत्रिक उदारवाद के बजाय सैन्य निरंकुशता को प्राथमिकता दी, ताकि खंडित जर्मनी के राज्यों को एक सूत्र में पिरोया जा सके। अब जो दूसरा बिंदु है वो है 3 निर्णायक युद्ध। इस नीति के माध्यम से बिस्मार्क ने 3 चरणों में 3 निर्णायक युद्ध लड़ा। बिस्मार्क ने अपनी इस नीति को 3 चरणों में लागू किया। पहले चरण में जो है डेनमार्क के साथ युद्ध करता है बिस्मार्क, और 1864 में यह युद्ध होता है। स्लेस्विग और होलस्टीन के मुद्दे पर ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के डेनमार्क को यहाँ पर हराया, जिससे उसकी कूटनीतिक पकड़ जो है मजबूत हुई। तो पहले चरण में डेनमार्क को हराया गया। दूसरे चरण में ऑस्ट्रिया और प्रशा युद्ध है, जो 1866 में होता है, जिसको सैडोवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सैडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित कर बिस्मार्क ने उसे जर्मन संघ से बाहर कर दिया और उत्तर जर्मन महासंघ की स्थापना की। तीसरे चरण में जो है फ्रांस प्रशा युद्ध है, जो 1870-71 में होता है, जिसको सेडान के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में फ्रांस को हरा करके बिस्मार्क ने दक्षिणी जर्मन राज्यों का विलय पूरा किया। 1871 में वर्साय के महल में ही जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। तीसरा जो बिंदु है वो है कुशल कूटनीति और यथार्थवाद। यानी यह जो रक्त और लौह की नीति थी, यह केवल हथियारों पर, केवल बलिदानों पर ही केंद्रित नहीं थी, केवल युद्धों पर केंद्रित नहीं थी।
बल्कि कुशल कूटनीति और यथार्थवाद पर भी केंद्रित थे। बिस्मार्क केवल एक सैन्यवादी नहीं बल्कि एक महान कूटनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने अपनी नीति को इस तरह लागू किया कि युद्ध के समय उनके दुश्मन अलग थलग पड़ जाएं। उन्होंने रूस को तटस्थ रखा और ऑस्ट्रिया को हराने के बाद भी उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया ताकि भविष्य में फ्रांस के खिलाफ उसकी मदद ली जा सके। अब अगला बिंदु देख लेते हैं। अगला बिंदु है नीति की सीमाएं और परिणाम। जहां रक्त और लौह की नीति ने एक शक्तिशाली और संगठित जर्मनी को जन्म दिया, वहीं इसने यूरोप में सैन्यीकरण की संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। इस नीति ने लोकतांत्रिक मूल्यों को दबा करके राजतंत्र और सेना को सर्वोपरि बना दिया। आलोचकों का मानना है कि इसी सैन्यवादी मानसिकता ने भविष्य में प्रथम विश्व युद्ध की वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार की। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि यह कहना पूर्णतः सत्य है कि बिस्मार्क ने अपनी रक्त और लौह की नीति से खंडित जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र में बदल दिया। उन्होंने प्रशा की सैन्य शक्ति का उपयोग करके उन बाधाओं को दूर किया जिन्हें तत्कालीन राजनीतिक केवल कूटनीति से हल नहीं कर पा रहे थे। बिस्मार्क की यह उपलब्धि उन्हें आधुनिक जर्मनी का निर्माता और विश्व इतिहास का महानतम राजनेता बनाती है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति के कारणों एवं परिणाम की चर्चा कीजिए। यानी फ्रांसीसी क्रांति के कौन कौन से कारण हैं और उसका क्या परिणाम हुआ, इसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति आधुनिक विश्व इतिहास की एक युगांतरकारी घटना थी जिसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को जन्म दिया। इस क्रांति ने न केवल फ्रांस बल्कि संपूर्ण यूरोप की राजनीतिक और सामाजिक दिशा बदल दी। अब देख लेते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। पहला कारण है राजनीतिक कारण। फ्रांस में जो है इस समय बुर्बो राजवंश का निरंकुश शासन था। राजा लुई 16वां एक अयोग्य और अदूरदर्शी शासक था। वह दैवी अधिकारों में विश्वास करता था और जनता की समस्याओं के प्रति उदासीन था। प्रशासन में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था व्याप्त थी। इन सभी कारणों ने जो है क्रांति को जन्म दिया। दूसरा कारण देख लेते हैं। दूसरा कारण है सामाजिक असमानता। फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटस में विभाजित था। प्रथम जो है पादरी, द्वितीय कुलीन वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त थे और वो करों से मुक्त थे। वहीं जो तीसरा स्टेटस था वो आम जनता, किसान और मध्य वर्ग था। इन पर करों का भारी बोझ था जिससे उनमें तीव्र जो है असंतोष था और यह असंतोष जो है क्रांति में बदलता है। अगला जो कारण है वो आर्थिक संकट है। लगातार युद्धों और राज दरबार की विलासिता के कारण फ्रांस का खजाना खाली हो गया था। 1788-89 के अकाल ने अनाज की कीमतें बढ़ा दी जिससे भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई और इस स्थिति ने भी क्रांति को बढ़ावा दिया। जो चौथा कारण है वो दार्शनिकों का प्रभाव है। रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर जैसे विचारकों ने स्वतंत्रता और लोकतंत्र के विचार फैलाए। रूसो की पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इन सभी कारणों ने मिलकर के फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। अब फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम के बारे में देख लेते हैं कि क्या परिणाम हुए इस क्रांति के। जो पहला परिणाम है वह है राजतंत्र का अंत। क्रांति ने फ्रांस में सदियों पुरानी निरंकुश राजशाही को समाप्त कर दिया। लुई 16वें को फांसी दे दी गई और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। दूसरा जो प्रभाव हुआ वह मानवाधिकारों की घोषणा। मानव और नागरिक अधिकारों के घोषणा पत्र 1789 के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति के अधिकार को मान्यता मिली। जो तीसरा प्रभाव हुआ वो हुआ सामंतवाद की समाप्ति। सदियों से चली आ रही सामंती व्यवस्था और कुलीनों के विशेषाधिकारों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। यानी जो सामंती व्यवस्था अब तक चली आ रही थी उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। चर्च की संपत्ति को जब्त कर लिया गया, उसको राष्ट्र की संपत्ति बना दिया गया। जो अगला प्रभाव हुआ वह है राष्ट्रवाद का उदय। इस क्रांति ने फ्रांसीसी जनता में राष्ट्र की एक भावना पैदा की। तिरंगा झंडा अपनाया गया और ला मार्शले यानी कि राष्ट्रगान की रचना भी हुई जिससे आगे चलकर पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर पैदा की। अगला जो प्रभाव है वह है नेपोलियन का उत्कर्ष। क्रांति के बाद की अस्थिरता ने नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त किया जिसने प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से क्रांति के आदर्शों को यूरोप के अन्य हिस्सों तक पहुंचाया।
अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि फ्रांसीसी क्रांति ने पुरानी व्यवस्था की चूलें हिला दी, यानी जड़ों को हिला दिया। यद्यपि इसके बाद फ्रांस में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन इसने लोकतंत्र और आधुनिक शासन प्रणाली की जो नींव रखी वह आज भी वैश्विक राजनीति का आधार है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपका परीक्षा समाप्त हो जाए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 83 037 86 616 पर अपना पेपर जरूर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।